हम यूं बोले कि सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, जबकि जो टिश्यू का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो इसमें जरा कंफ्यूजन होता है, आप एक बार समझ लीजिएगा कि जो सेल का स्टडी होता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं और जो टिश्यू का स्टडी होता है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सेल की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में ही उन्होंने सेल के बारे में जिक्र किया था। ठीक है ना। देखिए 1839 ईस्वी में स्लाइडेन व स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। उनके अनुसार मतलब स्लाइडेन एंड स्वॉन के अनुसार जितने भी सारे जीव होते हैं, मतलब स्लाइडेन एंड स्वॉन के अनुसार जितने भी सारे जीव होते हैं उनका शरीर एक या उससे अधिक सेल से मिलकर बना होता है। सभी सेल की जो उत्पत्ति होती है पहले से प्रेजेंट, क्या मतलब पहले से प्रेजेंट किसी सेल से ही होती है। मतलब जो भी अगर सेल होता है तो उसका जो उत्पत्ति होता है वो पहले से प्रेजेंट सेल ही उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल। सेल क्या होता है? द ग्रुप ऑफ द सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। मतलब बहुत सारे जब सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे कि पिनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंस्टेंटाइन हो गया, इसी तरीके से हमारे स्टमक हो गए। ये सारे के सारे क्या है, हमारे एक ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना। अब बहुत सारे जब ऑर्गन मिलते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है हमारे शरीर में। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होता है तो ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी एक जीव का निर्माण करता है। ठीक है ना। अब बहुत सारे जब जीव मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन मतलब एक आबादी का निर्माण करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सेल होता है उसको कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसका नामकरण दे सकते हैं। दोस्तों जितने भी टाइप के सेल होते हैं उनमें तीन चीजें कॉमन होता है। सबका अपना एक सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है तथा डीएनए होता है। ये तीन चीजें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए, ये तीन चीजें जितने भी टाइप के सेल होते हैं सब में कॉमन होता है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन की। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अर्ध परागम्य झिल्ली मतलब उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो लिपिड और प्रोटीन के बायलेयर से बना होता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है सेल के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का आइडेंटिफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। ठीक है ना। क्या है, कहाँ रहता है ये? न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। और यह एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है ना, जिसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएनए की। तो देखिए न्यूक्लियस में डीएनए होता है। कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर में होता है डीएनए, जो सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस को सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस जो होता है ना उसको सेल का मस्तिष्क कहा जाता है, मतलब ब्रेन कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि सेल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल और सेकंड हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स होता है, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो एडवांस तथा कॉम्प्लेक्स सेल का बना होता है, जिसके न्यूक्लियस में डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के कंबाइन होने से बनी क्रोमैटिन तथा उसके अलावा केंद्रिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं, होता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है ना। तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है ना वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और न ही ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता। केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए। ये सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्गेनेल्स क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है सेल का लिटिल ऑर्गन, मतलब छोटा सा ऑर्गन। तो इनका अब काम क्या होता है, तो लिटिल ऑर्गन का काम होता है जो भी सेल हैं उनको प्रोटेक्शन तथा एनर्जी प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मिटोकॉन्ड्रिया की। तो मिटोकॉन्ड्रिया को और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। थर्ड हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम इसके बारे में जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनेल्स बताया सबके बारे में एक विस्तार से इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। देखिए सेल में जो न्यूक्लियस होता है तथा सेल मेम्ब्रेन होता है, उनके बीच में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं और उसके जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझने और विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा। न्यूक्लियस एक तरह से सेल का ब्रेन होता है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार जो सेल होता है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। इसमें डीएनए तथा जेनेटिक मटेरियल होता है। दोस्तों एक सेल में सामान्यतः एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। सभी ऑर्गेनेल्स की तरह यह भी साइटोप्लाज्म में क्या करता है, तैरता रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे नुमा मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। यह प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। जैसे ही सेल डिवाइड होता है, विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अपने छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। क्या करते हैं, संगठित हो जाते हैं। इन धागों को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। और क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना होता है, तो ये डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं और न्यूक्लियोलस के बारे में समझते हैं। दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है, जिसमें राइबोसोम्स बनते हैं। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है, तो देखिए राइबोसोम्स का जो मुख्य काम होता है वो प्रोटीन को बनाना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको, न्यूक्लियस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए राइबोसोम्स की जो खोज हुई थी वो 1950 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पोलैंड के द्वारा हुई थी। न्यूक्लियस के ऊपरी परत पर छोटे छोटे होल होते हैं, जिसके सहारे राइबोसोम्स बाहर निकलते हैं। उसे न्यूक्लियस पोर बोलते हैं। जैसे ही राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो उसके पास एक स्पेशल टास्क होता है, प्रोटीन को बनाना। न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स और सेल के अदर ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अटैच होता जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब ईआर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तथा जो सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER, जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो राइबोसोम्स द्वारा जो भी प्रोटीन बनता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिसमें प्रोटीन तथा दूसरे मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में इमर्ज होते हैं, मतलब क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से निकले छोटे छोटे वेसिकल्स को
गोल्गी अपैरेटस, जिसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, प्रोटीन के साथ रिसीव करता है। जैसे ही गोल्गी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है, ये कस्टमाइज फॉर्म में हो जाता है, जिसे सेल क्या करते हैं, यूज करते हैं। गोल्गी बॉडी ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि प्रोटीन यूज करने लायक शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तथा साथ ही साथ दूसरे मटेरियल जैसे कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ऐड करता है। गोल्गी बॉडी का नाम इसकी खोज करता है कैमिलो गोल्गी के नाम पे पड़ा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर का सेट नहीं, एक यूनिट होता है, मतलब सेल से मिलकर ही हमारा क्या होता है, शरीर बना होता है। अब सेल जो बेसिक यूनिट होता है, जब आपस में कंबाइन होता है तो वो टिश्यू का निर्माण करता है। किस चीज का, टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू क्या करता है, एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जब टिश्यू आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन जैसे कि हमारे शरीर में लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, उसी तरीके से बहुत टाइप के हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। और जब ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, आपस में कनेक्टेड होता है और एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्गन्स कंबाइन हुआ और एक सिस्टम बनाया, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, वो एक एक काम करके, जैसे कि इसमें हो गया वकल कैविटी हो गया, स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंस्टेंटाइन हो गया, ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक में और ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। हम बात करते हैं जब ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कंबाइन होता है तो वो बनाता है ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव, ठीक है ना। जैसे कि हम हैं तो हम क्या है, एक जीव है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जब जीव एक दूसरे जगह रहते हैं या फिर कंबाइन होते हैं, एक दूसरे जगह होते हैं, तो उसको उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उसका पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टिश्यू की। तो टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है एनिमल टिश्यू और दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। तो दोस्तों हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यूज जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन उसमें देके हमने बनाया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने उसमें दे रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको एक बार जरूर उसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एनिमल टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम आगे देखते हैं। एनिमल टिश्यू को मेनली हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है नर्वस टिश्यू और फोर्थ हमारा होता है मसल टिश्यू, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल होता है ना, वो काफी टाइटली पैक्ड होता है, मतलब काफी एक दूसरे में काफी टाइटली पैक्ड होता है। एपिथेलियल टिश्यू एनिमल बॉडी के इंटरनल तथा एक्सटर्नल सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बाहरी और भीतरी दोनों सरफेस को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। यह वाटर तथा न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है तथा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इलिमिनेट करने में भी हेल्प प्रदान करता है। एपिथेलियल टिश्यू शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे कि स्किन, हार्ट, लीवर, इंस्टेंटाइन ग्लैंड, हैलो ऑर्गन्स जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स, नोसल पैसेज इत्यादि, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के कितने टाइप्स हैं उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज को मेनली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सिंपल स्क्वेमस, सेकेंड हमारा होता है क्यूबॉइडल, थर्ड क्लुमिनार और फोर्थ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के। तो दोस्तों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही थिन, फ्लैट तथा सिंगल लेयर का बना होता है, ठीक है। तो यह टिश्यू जो होता है मेम्ब्रेन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एल्वोलाई, माउथ, ओएसोफेगस तथा नोज में पाया जाता है। अब इस टिश्यू का काम क्या है, तो इस टिश्यू का काम जो है, जो बाहर से चोट लगता है उससे बचाना है तथा जो भी बाहर से केमिकल्स तथा जर्म जो हमारे शरीर के अंदर घुसना चाहते हैं उसको क्या करता है, शरीर के अंदर घुसने से रोकता है। तो चलिए सेकेंड देखते हैं। हम सेकेंड बात कर रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की।
तो कलमनर एपिथेलियल टिश्यू के सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चौड़ाई से ज़्यादा उसकी ऊंचाई होता है, जैसे कि पिलर्स आप देखते होंगे, ठीक है ना। कलमनर एपिथेलियल बैक्टीरिया के लिए इम्परमिएबल बैरियर की तरह काम करता है, जबकि जितने भी आयंस होते हैं उनके लिए परमिएबल बैरियर की तरह काम करता है। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि जो हमारा कलमनार एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये स्टमक, स्मॉल इंस्टेटाइन और कोलन्स में पाया जाता है, ठीक है। इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन, मतलब स्टमक और इंस्टेटाइन से ये चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करता है, तथा म्यूकस जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, म्यूकस का क्या करता है, सिक्रीशन मतलब रिसाव करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स तथा ग्लैंड जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन तथा सिक्रीशन में हेल्प करना होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। फोर्थ हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की। देखिए ये टिश्यू हमारे शरीर के एक्सटर्नल स्किन को ढकता है, मतलब जो हमारा बाहरी त्वचा है उसको ढकने का काम करता है, और ये मल्टी लेयर में अरेंज होता है। मतलब जो मल्टी लेयर कहने का मतलब कि बहुत सारे जो परत होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे परत होते हैं, ठीक है ना। ये एपिथेलियल वाटर प्रूफ होता है, और जो हमें चोट लगता है तो चोट लगने से हमें क्या करता है, ये बचाता है, ठीक है। तो हमने चारों जितने भी एपिथेलियल्स के टाइप से सबको हमने समझा। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो ठीक है आइए देखते हैं इसके बारे में। एनिमल टिश्यू का सेकेंड टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव जो यहाँ पे वर्ड है वो उसका मतलब होता है कि किसी एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ना। तब यहाँ क्या जोड़ता होगा, तो यहाँ टिश्यू को हम टिश्यू से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यह टिश्यू शरीर के सभी अंग या टिश्यू तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, तथा डिफरेंट टाइप के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है ना। डेड सेल को नष्ट करके डेड टिश्यू तथा सेल की पूर्ति करता है, मतलब जो भी हमारे शरीर में डेड सेल हो जाते हैं उसको नष्ट कर देता है और नया सेल बना के वहां पे उसकी पूर्ति करता है। इसका भी मुख्य काम क्या है कि अलग अलग शरीर के अंग को एक साथ बाइंडिंग, सपोर्टिंग तथा पैकेजिंग का है, ठीक है ना। देखिए कनेक्टिव टिश्यू को सब क्लासिफाई कर सकते हैं, या यूं बोले कि हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। जो ब्लड का फंक्शन होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना तथा ट्रांसपोर्ट का होता है। सेकंड हम बात करते हैं बोन्स की। बोन्स जो होता है वो हमारे शरीर को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। थर्ड हमारा होता है कार्टिलेज। जो कार्टिलेज का वर्क होता है किसी भी बोन्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे रविंग सरफेस ना प्रोवाइड करा के स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ हम बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट का जो वर्क होता है वो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। फिफ्थ हम बात करते हैं एरियोलर की। जो एरियोलर होता है ना हमारा, वो कहीं चोट लग जाता है तो उसमें चोट लगने में उस घाव को भरने में सहायता प्रोवाइड करता है। फिफ्थ हम बात करते हैं एरियोलर की। जो एरियोलर होता है कहीं हमें चोट लग जाता है तो चोट को भरने में सहायता करता है। सिक्स हम बात करते हैं एडिपोज की। ये क्या करता है कि जो भी हमारा फैट होता है एक तरह से वो स्टोरेज का काम करता है, फैट को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्क होते हैं, जी सारे टाइप्स होते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। चलिए हम एक एक करके इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है। इसका 19% भाग जो होता है जल होता है, 0.7% भाग जो होता है प्रोटीन होता है, और 0.9% भाग जो होता है साल्ट होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की। तो देखिए पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। मतलब जो भी हम खाते हैं या फिर शरीर में जो हार्मोन्स का जो संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है।
जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। तथा घाव कहीं कट जाते हैं तो घाव भरने का काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। तो एक यहाँ पे बात आती है सेरम। तो सेरम क्या होता है? तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं। क्या क्या निकाल लिया जाता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जब हम निकाल लेते हैं प्लाज्मा में से तो शेष जो प्लाज्मा बच जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि फाइब्रिनोजेनक नामक प्रोटीन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए, इसका वर्क होता है ब्लड का थक्का जमने में ये मदद करता है। क्या करता है? जो भी हमारे ब्लड में थक्का जमने का काम होता है ना, वो इसमें मदद करता है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल की। तो ब्लड का शेष 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट सिंपल हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो अगर हम अमाउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो रेड ब्लड सेल होता है हमारे ब्लड में। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। उसके बाद क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है ना। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी। उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। मतलब सबसे कम जो होता है ना, डब्ल्यूबीसी होता है। सेकंड हम बात करते हैं बोन्स की। हमारे शरीर का बोन्स, जिसको हम हड्डी बोलते हैं, बहुत ही मजबूत तथा नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। यह हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में हेल्प करता है। साथ ही यह आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने और मिनरल्स को स्टोर करने का भी काम करता है। बोन्स पोरस, हाईली वेस्क्यूलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड और रिजिड होता है। बोन्स में साल्ट तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जितने भी सारे मिनरल्स होते हैं वो बोन्स को हार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेलेनिक्यूली के थ्रू प्रत्येक बोन सेल फूड और ऑक्सीजन रिसीव करता है तथा वेस्ट को एलिमिनेट करता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स की, मतलब बोन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए, यह बॉडी शेप को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। बोन्स क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना। कैल्शियम तथा फॉस्फेट को स्टोर करने का काम किसका होता है? बोन्स का ही होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो देखिए, कार्टिलेज जो होता है स्केलेटन टिश्यू का ही एक पार्ट होता है। स्केलेटन टिश्यू मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें बोन्स और कार्टिलेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो कार्टिलेज जो होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। क्लियर है। और ये हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पाया जाता है। जो कार्टिलेज होता है ना, हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पाया जाता है। जैसे कि ईयर हो गया, कान हो गया, हमारा पीना हो गया, नोज टिप हो गया, जैसे कि नाक के ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है। या एपिग्लॉटिस हो गया। एपिग्लॉटिस कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है ना, वॉइस बॉक्स में हमारा क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। जब भी हम बात करते हैं तो कार्टिलेज क्या करता है? उसको मैनेज करने का काम करता है, वॉइस बॉक्स को। ठीक है। उसके बाद इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाया जाता है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारा बोन्स होता है, उसमें उनके 2 बोन्स के बीच में ये एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। वो हमारा क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ठीक है। उसके बाद आता है रिंग ऑफ ट्रिकिया। रिंग ऑफ ट्रिकिया जैसे कि जिसको लंग्स को जोड़ता है। ठीक है ना। जनरली ये हमारे नेक में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज के फंक्शन को, कि क्या क्या कार्टिलेज के फंक्शंस हैं। ठीक है। तो देखिए, जो हमारा कार्टिलेज होता है वो हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? कि जो भी हमारा बॉडी पार्ट होता है उसको सपोर्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है।
तथा जो भी हमारा बोन्स के ज्वाइंट पर स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है। अगर मानते हैं कि कार्टिलेज ना हो तो हमें क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और दो बोन्स के बीच में रबिंग होगा, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है ना। हम नेक्स्ट बात करते हैं लिगामेंट की। तो लिगामेंट जो टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और साथ ही साथ बहुत मजबूत भी होता है, जिससे कि दोनों जो बोन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। यहाँ पर लिगामेंट को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा आर्टिकुलर लिगामेंट, दूसरा पेरिटोनियल लिगामेंट और थर्ड जो हमारा है फेटल रिमनेंट लिगामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एडिपोज की। एडिपोज टिश्यू फैट मॉलिक्यूल को स्टोर करता है। ठीक है ना। यह टिश्यू स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि किडनी के चारों तरफ तथा येलो जो बोन मैरो होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है ना। ये जो हमारा टिश्यू होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि यह हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए यह टिश्यू हीट लॉस को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की। तो जैसे दोस्तों हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह टिश्यू लूज तथा सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी जो मैट्रिक्स है उसमें 2 प्रकार के फाइबर पाया जाता है। तो कौन कौन सा फाइबर है, तो देखिए फर्स्ट हमारा है व्हाइट कोलेजन फाइबर और जो सेकंड है जिसको सेकंड बोलते हैं येलो प्लास्टिक फाइबर। ठीक है ना। यह बहुत ही सिंपल टिश्यू होता है तथा चारों तरफ फैला कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। यह टिश्यू स्किन मसल्स को जोड़ता है और जो हमारे मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए यह टिश्यू जो होता है ना वो पैकिंग तथा सपोर्टिंग की तरह एक्ट करता है। ठीक है। कहीं पर हमें चोट अगर लग जाता है तो जो घाव भरने का काम बहुत तेजी से ये करता है तथा जो बाहरी जहरीली गैस से लड़ने में भी मदद कौन करता है, एरियोलर टिश्यू का ही होता है। ठीक है। तो हमने टोटल कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं मसल टिश्यू के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने एनिमल टिश्यू के 2 टाइप्स को कंप्लीट किया, एपिथेलियल टिश्यू को और कनेक्टिव टिश्यू को। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम पहले देख लेते हैं इसमें। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनिमल बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को कौन सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो हमारा एनिमल बॉडी है उसके इंटरनल तथा एक्सटर्नल सरफेस को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो जैसे मैंने आपको